नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी खबर। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर है उनमें पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल दिवस, विरासत और विकास का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भारत के निर्माण में पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका का जिक्र किया और पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की है। तो क्या है पश्चिम बंगाल दिवस का इतिहास और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर क्यों किया तीखा हमला? प्रधानमंत्री ने लगाया आरोप कि देश की आजादी के समय कांग्रेस ने बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की थी कोशिश। इन तमाम विषयों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। कल कोलकाता में पीएम मोदी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। बताएंगे विस्तार से योग दिवस से पहले कैसी है देश दुनिया में इसकी तैयारियां। और आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जारी असली नकली की बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए दो टूक कहा कि अब शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस पर देशवासियों की दी बधाई। हुगली में हुए भव्य समारोह में कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा जब बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई तब कांग्रेस ने षड्यंत्रकारियों के सामने टेके थे घुटने। डबल इंजन सरकार में हुई बंगाल का गौरव लौटाने की शुरुआत। ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरा होने पर 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा पूर्वोदय की नीति पर हो रहा काम। पूर्वी भारत के विकास से ही होगा भारत का विकास। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महालक्ष्मी मंदिर विकास कार्यों की रखी आधारशिला। शिवसेना के दो गुटों के बीच जारी सियासी खींचतान के बीच उद्धव गुट पर कसा तंज। कहा शिंदे गुट ही असली शिवसेना। नए भारत के निर्माण के लिए याद किए जाएंगे 12 साल। कल होने वाली नीट के री एग्जाम से पहले देश भर में आज की गई मॉक ड्रिल। परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी की तैयारी। पेपर से परीक्षा तक अभूतपूर्व इंतजाम। और योग दिवस से पहले देश भर में जोरदार तैयारियां जारी। कहीं योग मैराथन तो कहीं पदयात्रा। पीएम मोदी कल कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का करेंगे नेतृत्व। दुनिया भर में योग शिविरों की तैयारी। और पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की यात्रा की। मौका था पश्चिम बंगाल के गठन का। 20 जून 1947 में राज्य का गठन हुआ था। पहली बार इस ऐतिहासिक तारीख को सार्वजनिक रूप से मनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस याद दिलाता है कि विभाजन की विभीषिका, राज्य की संस्कृति और अस्मिता के लिए दिए गए बलिदान और संघर्षों को। पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा।
आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में विकास होना चाहिए था, उद्योगों की गति तेज होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उल्टा। उद्योग ठप हुए, रोजगार कम हुए और नतीजा बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का दलदल। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस के तुष्टीकरण, वाम दलों की नीतियों और तृणमूल के भ्रष्टाचार और सिंडिकेट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये सभी बातें हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर कही। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार का गठन हो चुका है। कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अब तेजी से होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास दिलाया कि जो भी वादे चुनाव प्रचार के दौरान किए गए थे, उन्हें पूरा 100% पूरा किया जाएगा। सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। पश्चिम बंग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ 50 लाख किसानों को डीबीटी के जरिए 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर की। किसान सम्मान निधि की ये 23वीं किश्त थी। इसके अलावा 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे के एक डिविजनल अस्पताल, रेल रोड ब्रिज, कृषि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, फसल बीमा योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्वोदय भारत से ही होगा। इसके लिए जरूरी है कि शांति, सौहार्द, स्थिरता और बंगाल के सामाजिक ताने बाने को मजबूती दी जाए, तभी विकास संभव हो पाएगा। तारकेश्वर से तापस भट्टाचार्य, प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बंगाल की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री का बंगाल का पहला दौरा है। तारीख वही 20 जून 1947 में 20 जून को ही कोलकाता में बंगाल प्रांतीय विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बंगाल प्रांत के भविष्य के लिए मतदान हुआ। हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल बना भारत का हिस्सा। 1947 के बाद से पश्चिम बंगाल की सरकारों ने 20 जून की तारीख को भुला ही दिया। साथ ही भुला दिया 1946 में कोलकाता के हुसैन शहीद सोहरावर्दी का डायरेक्ट एक्शन डे। नोआखाली, जो अब बांग्लादेश में है, उसमें हुए भीषण हिंदू विरोधी दंगे। बंगाल की अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और इतिहास पर गर्व का दिन है 20 जून, जिसे बीजेपी पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मना रही है। तो पश्चिम बंगाल दिवस केवल एक राज्य के गठन का स्मरण नहीं, बल्कि इतिहास के उस निर्णायक मोड़ को याद करने का अवसर भी है, जब विभाजन की विभीषिका के बीच बंगाल के एक हिस्से ने भारत के साथ अपनी नियति तय की। तो पश्चिम बंगाल का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों ने उसे आकार दिया और इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका रही, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल हिमालय की तलहटी से लेकर सुंदरबन के डेल्टा तक फैली एक सांस्कृतिक सभ्यता। रविंद्रनाथ का काव्य, विवेकानंद का आत्मबोध, नेताजी का राष्ट्रवाद और बंकिम चंद्र का वंदे मातरम, सब इसी भूमि की धरोहर है। लेकिन इस राज्य का जन्म किसी प्रशासनिक पुनर्गठन का परिणाम नहीं था। इसके पीछे था विभाजन का भय, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक संघर्ष और अस्तित्व बचाने का एक कठिन निर्णय। सन 1946 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। बंगाल में हुए प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग सत्ता में आई। लीग नेतृत्व पूरे बंगाल को प्रस्तावित पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। इसी दौर में कोलकाता और नोआखाली की हिंसा ने बंगाल के सामाजिक ताने बाने को गहरे तक झकझोर दिया। ऐसे समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक अलग राह चुनी। वे अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि अगर विभाजन अवश्यंभावी है तो बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत के भीतर सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। मार्च 1947 में उन्होंने एक विस्तृत दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल की मांग किसी विभाजनकारी राजनीति का समर्थन नहीं, बल्कि बंगाल के एक हिस्से को पाकिस्तान के अधीन जाने से बचाने का प्रयास है। 4 से 6 अप्रैल 1947 हुगली जिले का तारकेश्वर बंगीय प्रांतीय हिंदू महासभा के सम्मेलन में पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित हुआ कि बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत के अंतर्गत एक पृथक प्रांत के रूप में गठित किया जाए। इसके कुछ ही सप्ताह बाद इतिहास ने निर्णायक करवट ली। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई और 20 जून को बंगाल विधानसभा में वो ऐतिहासिक मतदान हुआ जिसने बंगाल की भावी सीमाओं का निर्धारण किया। इसी निर्णय के आधार पर रेड क्लिफ रेखा खींची गई। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो बाद में बांग्लादेश बना, जबकि पश्चिम बंगाल भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनकर उभरा। इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में अब 20 जून को पश्चिम बंग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज पश्चिम बंग दिवस केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संकल्प को नमन है जिसने विभाजन की वेदना के बीच एक नई पहचान, एक सांस्कृतिक अस्मिता और भारतीय राष्ट्रवाद के एक महत्वपूर्ण अध्याय को जन्म दिया। और हम बात करेंगे बंगाल के भविष्य के भी, लेकिन और इसी पर हमारा आज का विषय है पश्चिम बंगाल दिवस, विकास विरासत का उत्सव। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस के पक्ष का समर्थन करते हैं, समीर चौगांवकर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल जी आप ही के पास आना चाहूंगी और नीरज जी माफ करिएगा, नीरज राय जी आपके पास आना चाहूंगी। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने एक तरह से 2026 का पश्चिम बंगाल के यहां से आगे की यात्रा की बात हो रही है, तो वहीं विरासत को साथ लेने की बात की और प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला इस मंच से कांग्रेस पे किया है कि किस तरह से 1947 के समय कांग्रेस की पूरी मंशा पे सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल को मिला देने की एक पूरी कोशिश थी और आजादी के बाद से भी तुष्टीकरण की नीति लगातार जारी रही है, जिसने घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में मजबूत किया। नीरज जी आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? नीरज जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं रही है। समीर चौगांवकर जी आपकी आवाज हम तक नीरज पहुंच नहीं रही है। आवाज एकदम स्लो आ रही है जी। आपको मेरा सवाल जी आप सवाल नहीं सुन पाए? सवाल अगर सुन पाए तो आप जवाब दें, नहीं तो मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। हमसे पूछी है या निखिल जी से? आपसे पूछ रही हूँ नीरज जी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से जहां बंगाल के भविष्य की बात की, तमाम योजनाओं की शुरुआत की है, तो वहीं उन्होंने याद दिलाया बंगाल को भी और हमला किया एक बड़ा कांग्रेस पर कि किस तरह से कांग्रेस की मंशा रही 1947 में पाकिस्तान के साथ बंगाल को मिला देने की और उसके बाद आजादी के बाद से भी सत्ता में रहते हुए भी तुष्टीकरण की नीति के तहत घुसपैठियों को मजबूत किया एक लंबे समय तक। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आज तक वो नेहरू इंदिरा से बाहर निकल नहीं सके। प्रधानमंत्री जी की क्या वो क्षमता है जो 71 के शीत युद्ध में 7वां बेड़ा की उपस्थिति में एक देश के 2 टुकड़े कर देने का काम जो इंदिरा गांधी ने किया, क्या मोदी जी ने अब तक किया पाकिस्तान के साथ? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी विगत 12 सालों में क्या किए हैं देश के साथ? केवल ताली थाली बजवाने के साथ
के अलावा इन्होंने बताने का काम करे। घुसपैठियों की ये बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, बंगाल में जब टीएमसी की सरकार थी तो मोदी जी और अमित शाह जी को घुसपैठिया बंगाल में दिखते थे, लेकिन आपने देखा कि आसाम और त्रिपुरा में एनआरसी होने के बावजूद भी क्या बताएंगे कि उसे घुसपैठिया मुक्त किया गया? नहीं किया। जहां पर इनकी सरकार है वहां समस्याओं को खत्म कर देते हैं, नई नई योजनाओं को ले आने का काम करते हैं। अब 9 मई से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, 45 दिनों के अंदर ही ये लोग बोले थे कि घुसपैठिया मुक्त हो जाएगा बंगाल। अरे देश घुसपैठिया मुक्त कब होगा? क्या घुसपैठियों के लिए प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि बंगाल में आज रैली किए हैं, बंगाल में बंग भंग पर इन्होंने कार्यक्रम किया, जो भी किया, या बांग्लादेश की सरकार से घुसपैठियों को लेने के लिए बात की? ये उलझुल चीजों को लेकर बोला जाता है, मीडिया को बताया जाता है। 1947 में कांग्रेस की भूमिका पे सवाल उठाया है। नीरज जी, अगर सीधे बात उसी पे करें कि बंगाल को लेकर कांग्रेस क्या किस तरह से सोचती थी 1947 में, आखिर एक बड़ा हिस्सा था बंगाल का, एक बड़ा हिंदू आबादी थी जो उस समय तमाम दंगों से जूझ रही थी। कांग्रेस की भूमिका क्या थी? अगर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, हमला किया, तो जवाब दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने वहां पर कांग्रेस से, प्रधानमंत्री अब तक सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस ने जो किया उसका हश्र कांग्रेस 2014 से भोग रही है। प्रधानमंत्री बताए ना कि अब तक क्या किए हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि 14 में देश की जनता ने अपना जनादेश दिया जो कांग्रेस ने देश के साथ किया है? डॉक्टर निखिल प्रसून, आवाज तो अभी नहीं आ रही है मुझे नीरज जी की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर याद दिलाया है, प्रधानमंत्री का कहना है विकास और विरासत एक साथ, लेकिन क्या 20 जून की तारीख को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने याद करना नहीं चाहा पश्चिम बंगाल के इतिहास में? और सिर्फ 20 जून की तारीख नहीं, उस तारीख से जुड़े तमाम वो एक तरह से वो घटनाएं हैं जो एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की जनता झेल रही थी 1946 में। जी नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी बंगाल वासियों को प्रणाम करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल दिवस जो है पश्चिम बंगाल की महान जनता के प्रति श्रद्धांजलि है और यह एक उत्सव मनाने का एक दिन है जिसमें कि बंगाल की कला, संस्कृति, संगीत, आध्यात्म, व्यापार और सामाजिक सुधार में जो बंगालियों का योगदान रहा है उसे कृतार्थ करते हुए जिस तरह से भारतवर्ष ने अंगीकार किया है, उनके प्रति एक तरह से हम लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं, बंगाल के सभी की जनता को। और भारत के जनमानस में जो बंगाल का और बंगालियों का जो योगदान रहा है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के विकास में, क्रांतिकारी और यहाँ के आध्यात्मिक विकास में, उसके प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मैं कोई कटु बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह स्मरण करना व्यर्थ नहीं होगा कि जिस तरह से जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नेतृत्व में जिस तरह से यह करीब करीब तय हो चुका था कि पश्चिम बंगाल का यह भूभाग पाकिस्तान का भाग होने के प्रति उद्यत है, और जिस तरह से मुस्लिम लीग की तत्कालीन सरकार ने यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्रों को भी ईस्ट पाकिस्तान में मिलाने का एक कुचक्र रचा था, इसके विरुद्ध जिस तरह से जन आंदोलनों का सृजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में उस वक्त हुआ था और जिसकी परिणति अप्रैल अधिवेशन में हुआ तारकेश्वर में, जिसके कि आज जिस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय ने वहां जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी, उसी की परिणति थी कि 20 जून को तत्कालीन विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो भारतवर्ष का अंग बन पाए। नहीं तो आज हम लोग जिस कलकत्ते में रह रहे हैं, जो यहाँ चैन की सांस ले, आज वो पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश का भाग होता, और यहाँ का जो हिंदू, आपने देखा कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किस तरह से जो हिंदुओं की जो जनसंख्या थी उत्तरोत्तर कम होती चली गई, और उनके साथ 71 में और उसके बाद भी किस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया, लाखों की संख्या में बलात्कार किए गए, लोगों की हत्याएं की गई, और वहां वो बंगाल में हमारे राज्य में रिफ्यूजी की तरह कई वर्षों से रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने CAA ला करके जो ऐतिहासिक अन्याय था उसे पलटने का काम किया है, और एक तरह से उन हिंदू शरणार्थियों के प्रति या उन लोगों के प्रति जिनके प्रति इतिहास ने दुर्भावनाग्रस्त व्यवहार किया, उस इतिहास की गलती को सुधारने का प्रयास किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस CAA के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री मोदी, आपने देखा कि शुभेंदु जी की सरकार आने के पश्चात जिस तरह से BSF को तत्काल प्रभाव से जो है सो जमीन का आवंटन किया गया, वहां बाड़ बनाने का कार्य दैनंदिन गति से चल रहा है। जिस तरह से घुसपैठियों की वहां पूरी फौज खड़ी है जहां करके बॉर्डर पर, और प्रतिदिन वो लोग भागने के लिए आमादा हैं, ये इस बात का द्योतक है।
और यहाँ आपने देखा कि पिछले 1 महीने में यहाँ की शांति व्यवस्था किस तरह मुखरित होकर के निकली है और यहाँ जनसामान्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम था। ठीक, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में एक नई तरह की राजनीति हो रही है। समीर चौगांकर साहब हमारे साथ हैं। समीर चौगांकर साहब, 20 जून के साथ तारीख के इतिहास को जरूर याद दिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस मंच से कांग्रेस पे जो हमला किया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अगर पिछले हम 40 साल का पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो वाम दल की पार्टियां रही हैं, फिर 15 साल टीएमसी रही है, कांग्रेस का इतिहास भी पुराना हो रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री को आज इस मंच से 1946-1947 के उस 20 जून की घटना के साथ ही वो तमाम यादें एक बार ताजी करनी पड़ी? देखिए ऋतु, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार बनने के 46-47 दिन के बाद आज बंगाल के दौरे पर गए तो उन्होंने इतिहास फिर से भारत के देशवासियों को याद कराया और बताया, और खासतौर से बंगाल के लोगों को, कि 1946-47 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तो बांग्लादेश के साथ किस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल को मिलाने की जब पाकिस्तान तक ऐसी कोशिश की गई थी, बाद में हालांकि बांग्लादेश बन गया, तो प्रधानमंत्री ने याद दिया कि उस समय की जो नेहरू की नीतियां थी उसका भुगतान कैसे पश्चिम बंगाल ने किया है। और उसके बाद जब वहां सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद लगातार वहां पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, जिससे कैसे करप्शन वहां बढ़ता रहा। उसके बाद लेफ्ट की सरकार आई, लेफ्ट की 32 साल में जिस तरीके से 32 सालों में वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, घुसपैठियों को बसाने का काम चलता रहा, तो उसका खामियाजा पश्चिम बंगाल ने भुगता है। और उसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार रही 2011 से लेकर लगातार, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की आई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब वहां पर विकास के काम शुरू होंगे। जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने वहां पर तमाम तरीके से काम किए, प्रधानमंत्री ने जिक्र करा कि जो जमीन बॉर्डर बनाने के लिए ममता बनर्जी के समय नहीं दी जा रही थी, वो जमीन दे दी गई है। घुसपैठी को रोकने को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक तथ्यों को बताना जरूरी है कि आज जो पश्चिम बंगाल भुगत रहा है, जो स्थिति बनी है, उसके ऐतिहासिक तत्व कहां तक जुड़े हुए। तो शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये याद दिलाया और ये भी बताया कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वहां पर विकास होगा। तमाम तरीके की जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि आयुष्मान भारत की योजना का फायदा पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहा था, वो योजनाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही वहां से किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया है। तो अब डबल इंजन की वहां पर सरकार है, तो केंद्र की योजनाएं प्रदेश में लागू होगी। शुभेंदु अधिकारी तमाम योजनाएं लेकर आएंगे, करप्शन मुक्त बंगाल बनाने की जिस तरीके से बात की है, अपराध मुक्त बनाने की जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने बात की। और समीर जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मंच से यह भी कहा कि भावी पीढ़ियों को इस इतिहास को जानना जरूरी है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पीढ़ियां आ रही हैं उन्हें अपने इतिहास से वाकिफ होने की जरूरत है, इस इतिहास को भुलाने की जरूरत नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश की इतिहास को भुलाने की, तो बीजेपी क्यों चाहती है कि इतिहास को याद रखें? नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सराहनीय काम किया है कि आज की युवा पीढ़ी पिछले 50 साल में बंगाल में क्या हुआ है, 60 साल पहले बंगाल में क्या हुआ, 75 साल पहले बंगाल में क्या हुआ, ये आज की युवा पीढ़ी को नहीं जानती है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को बताने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र सिर्फ आज नहीं, मुझे लगता है चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि बंगाल का इतिहास जो रहा है वो बंगाल के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से पूर्व सरकारों ने बंगाल के साथ भेदभाव किया था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की थी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुराना दर्द है जो भारत देश को मिला उसे वापिस से कुरेदने का काम किया, लोगों को बताने की कोशिश की है। ये जो घाव पश्चिम बंगाल को उस समय लगा था वह कितना दर्दनाक था कि उसका अभी तक पश्चिम बंगाल उस दर्द से उबर नहीं पाया है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो जैसे आज 20 जून को बांग्ला दिवस मनाया गया है, वैसे तमाम पुरानी चीजों को याद किया जाएगा, उनके स्मारक बनाए जाएंगे, उनके बारे में चर्चा सत्र आयोजित होगी, उनको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कॉलेजों में उस पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि लगातार इसकी चर्चा होना जरूरी है जिससे बंगाल का युवा पीढ़ी, देश का युवा पीढ़ी समझ सके कि बंगाल किस दर्द से गुजरा है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल दिवस को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इस इतिहास को याद रखने की जरूरत है और इतिहासकारों को भी इस बात को भावी पीढ़ियों को ये बताने की जरूरत है कि किस संकट के दौर से पश्चिम बंगाल गुजरा और राजनीतिक पार्टियों की क्या क्या भूमिका उस समय रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पिछड़ा हुआ रहा और अब ये प्रगति और विकास के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति के साथ ओडिशा में मयूरभंज जिले के
रायरंगपुर में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। ओडिशा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मयूरभंज के रायरंगपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच साझा किया, जहां से राज्य को ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई सहित प्रमुख परियोजनाएं जनता की सुविधा के लिए सौंपी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समाज की प्रतिभा और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि सरकार राज्य के संसाधनों को संभावनाओं में बदल रही है। हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए ओडिशा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार की विशेषता का जिक्र करते हुए कहा कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर प्रधानमंत्री ने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मयूरभंज के पहाड़पुर गांव का दौरा किया। उन्होंने संथाली जहेरा और जहेरा के पवित्र उपवनों, कौशल केंद्र और पहाड़पुर स्कूल में पूजा अर्चना की। इस यात्रा के दौरान जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों को मजबूत करने, कौशल विकास और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया और इस बात का ऐलान किया कि यह गांव अब सूर्य ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ पहाड़पुर से ऋषि कुमार और रायरंगपुर से निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे है, कल 21 तारीख है, 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कल दुनिया करेगी प्राणायाम। मसाला ओए
छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ? और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे, जहां वे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और 3 स्वदेशी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये दौरा भारत की स्वास्थ्य चेतना, आत्मनिर्भरता और समुद्री शक्ति का प्रतीक होगा। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। 21 जून को कोलकाता राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक संदेश का केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, वहीं दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और हजारों योग अभ्यासकर्ताओं के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, भावनात्मक दृढ़ता और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये विषय विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था पर बढ़ते जोर के इस युग में प्रासंगिक है। भारत की पहल पर वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया ये अभियान आज वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 3 अत्याधुनिक स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ये जहाज भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
75% से अधिक स्वदेशी सामग्री और 200 से अधिक MSME के योगदान से बने ये जहाज देश की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को नई मजबूती देंगे। एक और योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन का वैश्विक संदेश, तो दूसरी ओर स्वदेशी युद्धपोतों के जरिए मजबूत होती भारत की समुद्री शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता दौरा भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, आत्मनिर्भरता और विकास के संकल्प को नई पहचान देता है। कैमरा पर्सन मोहन मुकुट शर्मा और सुनील राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोलकाता। और 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश और दुनिया भर में योग का उत्साह चरम पर है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, लखनऊ, भोपाल और मुंबई तक बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर अबू धाबी, बीजिंग और नौरू तक वैश्विक मंचों पर भी योगाभ्यास की गूंज सुनाई दे रही है। स्वास्थ्य, संतुलन और सामूहिक सहभागिता के संदेश के साथ यह आयोजन एक बार फिर योग को वैश्विक एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर रहा है। दुनिया भर में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। राजधानी दिल्ली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक देश भर में योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और योग संस्थाएं बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले हैदराबाद में विशेष 24 घंटे का काउंटडाउन इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित योगांध्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और योग गुरु बाबा रामदेव ने विशेष योग सत्र में हिस्सा लिया। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट की कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हिस्सा लिया। वहीं प्रयागराज में तैराकों ने यमुना में जल योग किया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष खड़गपुर में गीता पाठ और योग कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल में आयोजित योग सत्र में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और राज्य मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग का एक अनोखा और आकर्षक नजारा देखने को मिला। पोखरीबल झील में वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने पानी के बीच फ्लोटिंग योग का अभ्यास किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग और जुम्बा सेशन के लिए दौड़ का आयोजन किया। शनिवार को मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करा रहे बच्चों ने रविवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले इम्पैक्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक खास योग सत्र में हिस्सा लिया। भारत में रूसी दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अपने परिसर में विशेष योग सत्र का आयोजन किया। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बड़ी संख्या में लोग जेबल हफीद पहाड़ पर योग करने के लिए इकट्ठा हुए। ओमान की राजधानी मस्कट में एक योग सत्र आयोजित किया गया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष योग सत्र में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र समुदाय के सदस्यों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। द्वीप देश नौरू में उत्साह और उल्लास के साथ योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और प्रवासी समुदाय की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर नौरू के राष्ट्रपति डेविड एडांग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्पेन के ग्वाडालाजरा में आयोजित योग सत्र में स्पेन में भारत के राजदूत के साथ ही ग्वाडालाजरा की मेयर एना गुआरिनोस लोपेस भी शामिल हुई। स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास ने ल्यूब्लियाना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें योग के शौकीन और विशेषज्ञ एक ऊर्जावान सत्र के लिए इकट्ठा हुए। आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, संगठनों, संस्थानों और समुदायों से अपील की है कि वे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हों, समय पर अपने नजदीकी योग स्थल पर पहुंचें और एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करें और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बने। ये उत्सव जन भागीदारी की भावना और स्वास्थ्य, सद्भाव व कल्याण का योग संदेश दुनिया तक पहुंचाने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। योग के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच विभिन्न राज्यों में योग शिविर, सामूहिक योगाभ्यास और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हर वर्ष देश के अलग अलग शहरों में किया जाता रहा है। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। इसके बाद चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, रांची,
मैसूर, जबलपुर, श्रीनगर और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में इसका आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 और 21 में कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। इस वर्ष 2026 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी कर रहा है, जहां से स्वस्थ और निरोग जीवन का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए ऐतिहासिक भाषण ने स्वास्थ्य और कल्याण के दृष्टिकोण में वैश्विक बदलाव की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को यूएनजीए में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। वर्ष 2015 में दिल्ली के राजपथ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। तब से योग दिवस विश्व स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण का बड़ा अभियान बन चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अमित शाह ने क्या कहा। शिंदे गुट की असली शिवसेना को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, इस बयान के बारे में भी आपको बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयां कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे आज, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश अब घुसपैठियों को बचाने वालों को राजनीति से उखाड़ फेंकेगा। साथ ही उन्होंने शिवसेना यूबीटी पर भी तंज कसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में दर्शन पूजन के साथ विकास भी विरासत भी के मंत्र के तहत कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के दो गुटों में चल रही कलह के बीच अमित शाह ने भी बिना किसी के नाम लिए उद्धव खेमे पर तीखा तंज कसा। उन्होंने दो टूक कहा कि अब शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, कोई गुट बचा नहीं है। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। इचलकरंजी की जनसभा में अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे जैसे ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग घुसपैठियों को वोट बैंक में बदलकर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अमित शाह ने फिर दोहराया कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ केवल वही लोग रहेंगे जो इस देश के हैं। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। साफ है कि कोल्हापुर की धरती से अमित शाह ने विकास और विरासत का संदेश तो दिया ही, साथ ही असली शिवसेना पर मुहर लगाकर महाराष्ट्र की आगे की सियासी दिशा भी तय कर दी है। कोल्हापुर से शिशिर सेलार और इचलकरंजी से योगेश सीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नीट यूजी की कल यानी रविवार को 21 तारीख को परीक्षा होनी है। उसके लिए एनटीए की महा तैयारी क्या है, पेपर से लेकर परीक्षा तक। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी दा धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा
बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रविवार यानी 21 जून को दोबारा आयोजित की जा रही है। इस बार सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा अब रविवार 21 जून को दोबारा आयोजित की जा रही है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। परीक्षा से एक दिन पहले दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जहाँ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरा भरोसा जताया है। परीक्षा ईमानदारी से हो, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से हो और परीक्षा तय मानकों के अनुरूप हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार परीक्षा तय मानकों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में होगी। पारदर्शी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि पारदर्शी परीक्षा, पारदर्शी परिणाम, कहीं कोई विसंगति या त्रुटि है तो कठोरतम दंड का परिणाम होगा। इस बार तो परीक्षा से लेकर पेपर से लेकर परीक्षा तक एनटीए ने मजबूत तैयारी अपनी की है। कल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी दा धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ईरान ने इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई के विरोध में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद करने की घोषणा की है। ईरान के खात्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने कहा है कि युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उल्लंघन और दक्षिणी लेबनान में लगातार हमलों के जवाब में ये कदम उठाया गया है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार तेहरान ने इसे दुश्मन के वादा खिलाफी पर पहली प्रतिक्रिया बताया है और चेतावनी दी है कि यदि उल्लंघन जारी रहा तो आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। वर्ल्ड कप 2026 में आज रात स्वीडन और नीदरलैंड का मुकाबला होगा। ग्रुप एफ में शामिल नीदरलैंड और स्वीडन वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होंगे। फुटबॉल इंटरनेशनल में दोनों के बीच अब तक 2 मैच हुए हैं। इनमें नीदरलैंड ने 1 मैच जीता जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। देर रात जर्मनी और आइवरी कोस्ट की भिड़ंत टोरंटो स्टेडियम में होगी। जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच अब तक एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया है जो कि ड्रॉ रहा था। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीतने में सफल रही हैं। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक